मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है। उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूं। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूंगा जाके गवालियर में। दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही। दीपक की अपनी सैद्धांतिक हट है, वो पिता के सम्मान की अनदेखी करने से आहत हैं। सरकार के मुखिया शिवराज भी बात कर चुके, लेकिन बात बनती नहीं दिखी। ऐसे बीजेपी में दीपक अभी और कितने जलेंगे कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के यशवीर नेता क्या करेंगे, ये समय पर छोड़ना लाजमी होगा। जिस कुलीन पार्टी को 80 के दशक में लोगों ने देखा, वो आज काफी बदल गई है। आधुनिक बीजेपी का कुनबा संस्कृति और सिद्धांत को ताक पर रख चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में, मध्य प्रदेश में भी करोड़ों कार्यकर्ता हैं। लगातार ऐसे भी लोग हैं जिनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, जिनकी रगों में जिनने भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो भाजपा की रीति नीति पे सदा काम करते हैं। यदि उसमें से कुछ 2-4 नेता यदि कोई अपनी पार्टी की कमियां बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, उसमें सुधार की बात करते हैं, तो हम उनको गंभीरता से लेते हैं। आखिर उनका अनुभव है, हम उनके अनुभव से सीखते हैं, उनकी बातों को आत्मसात करते हैं और जो कमियों की तरफ वो ध्यान बताते हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय है। सत्तन गुरु की 2 लाइनों ने बीजेपी के भविष्य की व्याख्या की है। सत्तन गुरु के अनुभव को नजरअंदाज करना या रघुनंदन शर्मा जैसे नेताओं की सीख से सबक नहीं लेना बीजेपी को कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा। बीजेपी कहती आई है कि 2018 की चूक दोहराएंगे नहीं, लेकिन 2023 के पहले ऐसा माहौल दिख नहीं रहा। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अनुप मिश्रा को भी कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया है। अनुप मिश्रा कोई और नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, जो आज पार्टी की उपेक्षा के चलते नाराज चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। फिलहाल डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि वो हमारे मित्र हैं और उनकी बीजेपी में उपेक्षा की जा रही है, इसलिए उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी में आने का न्योता दिया है, क्योंकि जहां मान सम्मान नहीं वहां रहना उचित नहीं। अब देखना होगा कुनबे की कलह कहां तक और किस मोड़ पर जाएगी और बीजेपी को कहां खड़ा करेगी। GS गोविंद, TV 24, भोपाल। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है चर्चा के लिए। इस खास चर्चा में आपको बता दें, चेतन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट लाइव में। कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सरमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, फरहाना जी ने तो 3 दिन पहले ही इसी डिबेट में यह ऐलान कर दिया था कि दीपक जोशी 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, लेकिन बीजेपी को तब इससे काफी ऐतराज था। लेकिन अब तो खुद दीपक जोशी ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है, औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। क्या आखिर ऐसी वजह रही कि आपकी पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, दीपक जोशी जी ने कुछ बातें पार्टी के नेतृत्व के समक्ष रखी थी जी। उन बातों पर पार्टी ने गंभीरता के साथ विचार भी किया था और पार्टी ने उस पर आगे काम करने का भी कहा था। ये दीपक जी का विषय है कि वे किस पार्टी को पसंद करते, किसको नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी। हम विचारों के लिए कार्य करते और विचारों के लिए जाने जाते। अगर कहीं हमारे परिवार में किसी को कोई परेशानी होती है तो हम परिवार भाव के साथ काम करते, सब लोग मिलजुल करके उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी किन कारणों से क्या, ये तो ज्यादा बेहतर वो जानते हैं। और रही बात, दीपक जी ने आज नहीं, लगभग 7 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो उसको लेकर के अगर किसी ने कहा है तो उसको अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी में हो रहा, ये कोई नई बात नहीं है, अनेक राजनीतिक दलों में होता है। कांग्रेस में तो पूरी दाऊद साहब पूरी पार्टी की पार्टी लेकर के चले गए थे। और अभी भी आपने देखा होगा कि 2018 के जब चुनाव परिणाम आए उससे 16 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेताओं को किस प्रकार से तिरस्कृत किया था, तो वो भी मजबूरी में छोड़ करके आए थे। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता
खुशी के साथ अपने घर परिवार को छोड़ करके नहीं आता, जब उसके अधिकारों का हनन होता है, जब उसकी बातें सुनी नहीं जाती हैं, या फिर किसी का कुछ और भी कोई हट हो सकता है, तब उस पर वो इस तरह का निर्णय लेता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो दीपक जोशी जी ने निर्णय लिया, कम से कम पार्टी परिवार में इस प्रकार की न तो हमारी कोई परंपरा है, न ही पार्टी किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता की बातों को विरोध करता है। अभी क्यों उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ये तो ज्यादा बेहतर दीपक जोशी जी बता सकते। जी फरहाना जी, क्या दीपक जोशी जी ने अपने निर्णय की पीछे की असल वजह कांग्रेस को बताई है? क्योंकि जिस तरह से जो बातें उन्होंने कही हैं और जिस तरह से लिखा भी है वो ये है कि उनकी सरकार रहते हुए भी उनके पिता को वो सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि आखिर वक्त तक बीजेपी की कोशिश भी थी कि दीपक जी अपना निर्णय बदल दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फरहाना जी। देखिए, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल उन्होंने यही वजह बताई है पार्टी को छोड़ने की, कि मान सम्मान जहां उनको नहीं मिला, तो क्योंकि उनके पिताजी जो है वो राजनीति के संत कहे जाते हैं और बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही पुराने वो नेता हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, जिसके चलते उन्होंने पार्टी बदलने का निर्णय लिया है। और उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, वो गलत पार्टी में थे। और दूसरी वजह, ये तो सिर्फ एक नाम है, और भी कई लोग हैं जो हमारी पार्टी से लगातार संपर्क में हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को समझ में आ गया, इनके खुद के लोगों को, कि शिवराज जी की चला चली की बेला है ये। कुछ ही महीनों के वो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये भी एक वजह है कि इन लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और बीजेपी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब अपने घर कांच के हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं उछालने चाहिए। ये जो रिवाज है दल बदलने का, ये रिवाज इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। 2003 में भी ये हुआ था, 2008 में भी ये हुआ था, जब लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो हमारी पार्टी के कुछ दल बदलू इनकी पार्टी में गए थे और उन्होंने उनको बाकायदा उनको ज्वाइन कराया, उनको एंटरटेन किया, और जिसका खामियाजा अब इन्हें भी भुगतना होगा। आज आप जनता के बीच भी जाए तो जनता भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार को जनता बदलना चाहती है। आप कहीं भी जाकर बात करें, पूछे, तो जनता यही कहेगी कि हम इस सरकार से बहुत परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये चाइना पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो बात इन्हें करनी चाहिए ये वो बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ इनके भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इनकी इस तरह की नीतियों को वो भी अंदर से वो पसंद नहीं करते हैं। तो एक वजह ये भी है कि कांग्रेस की विचारधारा को वो सही मानते हैं, और ऐसे लोगों का हमारी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो दल बदलू हैं, जो अपने फायदे के लिए पार्टी में आना चाहते हैं, जिनको ये लग रहा है कि सरकार बन रही है तो हम उस पार्टी में चले जाएं, तो हम सरकार में रहेंगे, तो हम लोगों ने ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि हम दल बदलुओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को स्वीकार करेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा को अपनाते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो गांधीवादी की राजनीति करना चाहते हैं। जी सरमन जी, जिस तरह से जब दीपक जोशी ने पहले ऐलान किया था कि अब वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, तब तमाम तरह की अटकलें थीं, लेकिन अब खुद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, जिस तरह से चेतन जी ने भी कहा कि पार्टी ने भरपूर मान सम्मान दिया, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी काफी अहमियत भी थी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से कह रही है कि मान सम्मान जो पार्टी में मिलना था नहीं मिला, लेकिन विचारधारा की भी बात यहां पर सामने आ रही है। तो क्या लगता है सरमन जी कि जब ये निर्णय दीपक जोशी ने लिया होगा, कितना कठिन उनके लिए होगा? क्योंकि पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसी पार्टी से, एक लंबा कार्यकाल दीपक जोशी का खुद रहा पूर्व मंत्री के तौर पर। कितना ज्यादा कठिन रहा होगा इस निर्णय पर पहुंचना कि अब इस पार्टी को छोड़कर किसी और विचारधारा की पार्टी में वो प्रवेश करेंगे? देखिए, दीपक जोशी के बारे में जो जैसा कि वो बता रहे हैं कि मैं दूसरे दल को ज्वाइन करूंगा, अब ये उनका निर्णय किन परिस्थिति में हुआ है, उनके ऊपर किस तरह का मानसिक या पारिवारिक या उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों का या उनके क्षेत्र के लोगों का या उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का या उनकी समाज के लोगों का या उनके मित्रों का, किनका अधिक दबाव था जिसके कारण से उन्होंने दल बदलने के लिए अपना मन बनाया है। अब दल वो कल बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे अभी तो कहना मुश्किल है। यद्यपि उन्होंने कहा है
लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें बहुत प्रचलित है, कहानियां और उदाहरण कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत मशहूर उदाहरण प्रस्तुत है, वो प्रचलन में है कि राजनीति के संदर्भ में है वो कि जाट मरे तब जानिए जब 13वीं हो जाए। तो राजनीतिक दल में ये रहता है कि कई वक्त तो टिकट भी मिल जाता है और ए और बी फॉर्म मिल भी जाता है और वो नॉमिनेशन भी फाइल कर देते और बाद में वो ए और बी फॉर्म सबमिट भी नहीं करते, तो मध्य प्रदेश में उदाहरण भी है। तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ जैसा कि उन्होंने कहा है तो अब वो देखते हैं कि कल वो दल कौन सा ज्वाइन करते, कांग्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। अब देखिए जहां तक उनके मान सम्मान की और उनके पिताजी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को पल्ले पोषित करने की बात है, तो देखिए राजनीतिक दल में हजारों संख्या में कार्यकर्ता आते हैं और वो दलों को पल्ले पुरस्कृत करते हैं, दलों में अपना पूरा दलों को सींचते हैं और जब एक समय आता है तो उसका जिस तरह से पेड़ लगता है और पेड़ का फल कोई और खाता है, तो एक परंपरा है कि जो एक वर्ग है, वो एक समाज है, एक जो लोग हैं जो विचारधारा के लिए काम करते हैं और फिर काम करते करते उनका समय जो है ना समाप्त हो जाता है, फिर दूसरे लोग उसको आते हैं, वो लोग भी काम करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो दल है जब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, आज पूरी सरकार है, फुल मेजोरिटी में है। मध्य प्रदेश में भी सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है। तो देखिए ये जो पुराने जो कार्यकर्ता रहे उन्होंने भी तो काम किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई दल बनता है। दल एक समूह के साथ, समाज के साथ, विचारधारा के साथ, लोगों के साथ, हजारों असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ दल बनता है और इसीलिए दल में जो है ना उनके जो दल का जो हाईकमान होते हैं, जो उनकी कोर कमेटी रहती है या जो उनके जो बड़े जो उनके कर्ता धर्ता रहते हैं, उनके दल के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं या उनके कोर ग्रुप के लोग हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वो सबको मान्य करना होता है। तो अब ये जहां तक उनके सम्मान की बात आ रही है, तो देखिए जहां तक मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में दिया गया था, उनको बंगला दिया गया था, उनको स्टाफ दिया गया था। फिर बाद में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी थे उनसे मतलब बंगला खाली कराया गया और फिर उनसे वो सुविधाएं उनको नहीं दी गई। और वो इस दुनिया के पास है, तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक सौहार्द और लोगों के मान सम्मान की और एक राजनीतिक दल के रूप में और प्रोटोकॉल की अच्छी परंपरा है, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि दीपक जोशी जी किस तरह से उस दल में अपनी संभावनाओं को, अपने दायित्व को और अपने भविष्य को देखते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और खबर ये भी मिल रही है कि कल सुबह 11:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है सरमन जी, जब वो पार्टी की सदस्यता आधिकारिक तौर पर ले लेंगे। लेकिन चेतन जी, क्या कोई बड़ी क्षति आपकी पार्टी इसे मानकर चल रही है, दीपक जोशी जी का जाना? क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके अलावा भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और पार्टी लगातार उन्हें मनाने के प्रयास में है। तो क्या अब ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है बीजेपी के लिए कि जितने भी असंतुष्ट नेता हैं उन्हें भी बैलेंस किया जाए? देखिए, मैंने और दीपक जोशी जी ने लंबे समय तक युवा मोर्चे में प्रदेश पदाधिकारी के रूप में काम किया जी। मैं दीपक जोशी जी को बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि एक ही टीम के हम दोनों कार्यकर्ता थे जी। और जहाँ तक विचारों के साथ में उनको जानता हूँ, कट्टर रूप से भारतीयता के पोषक है जी। और जहाँ वो जाने की आप लोग बात कर रहे हो, जो हमारी बहन कर रही है जी, मुझे नहीं लगता कि उनके विचारों से कहीं दूर दूर तक उनका मेल होगा। रही बात आदरणीय कैलाश जोशी जी की, तो वो तो राजनीति के संत पुरुष हैं। जो सम्मान, जो श्रद्धा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का उसमें था, वही कम से कम सम्मान और श्रद्धा कांग्रेस के नेताओं की भी रही है। मध्य प्रदेश में सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो परंपरा है, बहुत सौहार्दपूर्ण राजनीति की परंपरा है। हाँ। रही बात कुछ कार्यकर्ता नाराज है, तो ये हर राजनीतिक दल में होता है, समय समय पर उनको मनाने का दौर भी चलता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए
लगता है कहीं अगर उनको अच्छा स्पेस है, कहीं वो अपना भविष्य बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आदमी निर्णय करता है और जाता भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारी हर संभव कोशिश होती है कि परिवार में जिन लोगों ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पीढ़ियां दी थी ना, कार्यकर्ता एक दिन में तैयार नहीं होता। हम लोग जब पार्टी में नए नए आए थे तब आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी वो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहते थे कि किसी भी कार्यकर्ता को मैं टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता का निर्माण एक दिन में नहीं होता, एक लंबी परंपरा है। तो ये लंबी परंपरा और प्रक्रिया से जब लोग निकलते हैं तो मुझे लगता है कि उस परिवार को थोड़ा बहुत तो डेंट होना ही पड़ता है। अगर दीपक जोशी जी गए, कोई पेड़ गिरता है तो निश्चित रूप से वहां थोड़ा सा गैप आता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का वो अथाह समंदर है जो विचारों की धारा प्रवाह में लग करके निरंतर अपना बिना कुछ भी मेरा क्या अच्छा होगा नहीं होगा ये बिना सोचे समझे केवल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का, उसको विस्तार करने का, जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। और रही बात मध्य प्रदेश में, हमारी बहन को लग रहा है कि सरकार आए, मैं आपके सपनों के लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जहां तक इस मध्य प्रदेश की जनता का जो जनमानस है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के साथ है। हमने विचारों से कभी समझौता नहीं किया, न तो अभी किया न कभी हम करने वाले हैं। ये विचार ही हमारी जान है, ये विचार ही हमारी धड़कन है। अगर हमारे विचारों से हमारा विचार निकल जाएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सपने को साकार कौन करेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान करना, ये हम सबका नैतिक दायित्व और कर्तव्य। आज हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानववाद के सपने को साकार करने में लगी है। और निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी को सारा मध्य प्रदेश बहुत ही उम्मीद और आशाओं के उस केंद्र बिंदु के रूप में देखता है, जिसको लगता है कि नहीं, हम लोगों का जन कल्याण अगर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से होगा। गरीबों में और मध्यम वर्ग में जो किसानों के बीच में जो एक आशा और विश्वास का नाम बनकर के उभरा है, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी। और मुझे लगता है कि यही हमारी ताकत है। और इस ताकत को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिन्होंने इस पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, वे लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं आपसे तो निवेदन कर ही सकता हूं कि जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आप देखिए, एक दिन का भी उस पार्टी के कार्यक्रम में अवकाश नहीं। कहीं भी संगठन स्तर पर एक भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से कोई काम नहीं। ये निरंतर विचारों के प्रवाह के साथ निरंतर चलने वाली पार्टी है। और इसीलिए हमारा एक सूत्र है, चरे व्यक्ति चलते चलो। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको लेकर के प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, आपने देखा होगा कि आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में, और बिल्कुल लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और चूंकि चुनावी साल भी है फरहाना जी, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को स्वीकार भी रहेगी, इतने बड़े नेता का पार्टी को छोड़ना कहीं ना कहीं एक क्षति के तौर पर तो ये है ही। लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी यदि दीपक जोशी इसका आधिकारिक ऐलान कर देते हैं कि पार्टी का दामन वो थाम रहे हैं, और साथ ही क्या पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी देने पर भी विचार कर रही है? देखिए, दीपक जोशी, कैलाश जोशी जी, मैं जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। और हमारी पार्टी उनको व्यक्तिगत तौर पे भी उनको पसंद करती है, उनको संत मानते हैं हम लोग भी। पहले भी उनसे कह चुके हैं कि आप बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन आप गलत पार्टी में हैं। वो हमारे साथ आएंगे तो निश्चित ही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है अगर वो हमारी विचारधारा को अपनाते हैं और विकास की राजनीति करने के लिए वो हमारे साथ आते हैं। और निश्चित ही तौर पर हमारे जो आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उनका भी यही कहना है कि जो विचारधारा को लेकर हमारे साथ आते हैं, हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे भाई बैठे हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी के, इनका कहना है कि दीनदयाल जी की जो नाम से जो ये अभी बखान कर रहे थे अपनी पार्टी का, पहले तो आप अगर लोग बचेंगे, लोग सुरक्षित बचेंगे, तब उनका उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी। पहले तो आप आज ही की देख लीजिए, आज 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है मध्य प्रदेश में। मुरैना में गोलीबारी में 7 लोग मारे गए हैं। सिवनी मालवा में 2 दलितों का बीफ का उनके ऊपर वो लगाकर, आरोप लगाकर बिना किसी सबूत के उनको जान से मार दिया जाता है। ये तो पुलिस प्रशासन की हालत है इनके प्रदेश में। और ये कितना भी बोल ले कर ले, लेकिन इनकी सरकार जाने वाली है, कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। अगले 5 महीनों बाद इनकी विदाई समारोह होगा और जोर शोर से होगा।
हमारी पार्टी की, हमारे कार्यकर्ताओं की, सबकी बहुत अच्छे से तैयारी है। इस बात से ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं। इनके कैलाश विजयवर्गीय जी ने आज ही उनके कथन है कि अगर संगठन की जो कमियां हैं अगर उनको दूर नहीं किया गया तो हम ये चुनाव हार जाएंगे। आपके खुद के कैलाश विजयवर्गीय ये बात बोल रहे हैं। आपके नड्डा जी कुछ दिन पहले आए थे मध्य प्रदेश में, वो भी ये बात बोलकर गए थे कि टीम मैनेजमेंट नहीं है, मतलब गृह युद्ध है। इनकी जो पार्टी है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, शिवराज, महाराज और नाराज। नाराज लोग वो हैं जो अब इधर उधर दूसरे दलों में अपना भविष्य खोजते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। तो ये चीज ये सब ये खुद भी जानते हैं कि आने वाले समय में इनकी सरकार नहीं रहने वाली है और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी निश्चित ही। 2023 में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। चलिए सरमन जी, महाराज का यहाँ पर जिक्र हुआ तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह 3 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ की सरकार जब गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ने जब बहुमत के साथ सरकार बनाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ जिस तरह से दल बदलते हुए नजर आए, तब से लेकर अब तक ये एक धारणा भी है और समय समय पर ये बात उठती भी है सरमन जी कि बीजेपी के अंदर कुछ असंतुष्टियां बढ़ गई हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता, कुछ ऐसे दिग्गज जो कि पहले से ही पार्टी की प्राथमिकता में थे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया या फिर व्यक्तिगत तौर पर उन्हें संतुष्टि नहीं मिली अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। तो क्या ये माना जाए तब से जो शुरुआत हुई थी उसी की लौ है जो आज धधक रही है और ये बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो किसी के संदर्भ में महाराज का उपयोग किया तो मेरी व्यक्तिगत रूप से आपत्ति और आग्रह है कि अभी सामंतवादी व्यवस्था मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी की बातों को लेकर ही हमने इस विषय को आगे बढ़ाया है सरमन जी। वो जो कोई भी कुछ भी कहे वो स्वतंत्र है कहने के लिए, लेकिन फिर बाद में आपने ज्योतिरादित्य कहा तो मैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो ठीक है कि वो दल छोड़कर गए हैं वो, और अब कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी के साथ में है वो। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है ना, सिंधिया के साथ में जो भी उनके साथ में विधायक या कार्यकर्ता छोड़कर गए हैं, जिनको वहां पे मंत्री बनाया या दूसरे पद दिए गए, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत रूप से जो कार्यकर्ता थे, जिनका कि विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिका पार्षद या नगर पंचायत या जिला पंचायत या महापौर में उनकी दावेदारी थी या भविष्य उनके लिए वो चीजें देख रहा था, उनका भविष्य, लेकिन वो उनका पूरा नहीं हो पाया। उनके भविष्य पर या उनके इच्छाओं पर तुषारपात पड़ गया, तो उनमें नाराजगी पनप रही है, पनपना जायज भी है। क्योंकि जब इस दल के कार्यकर्ता ने सिंधिया के दल से और सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से और विचारधारा के रूप से वर्षों तक लड़ाई की हो, जिसकी मेहनत और जिसका जो वजन या जिसकी जो प्रतिष्ठा है या जिसका जो वहां पर ताकत है, वो दूसरे से विरोध के कारण ही बनी थी, और अब वो उनको अपना लीडर कैसे स्वीकार कर लेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि इस मुश्किल चुनौती से वो कैसे जूझेंगे, कैसे लोगों को वो कन्विंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 1-2 नहीं, लगभग 25 से 28 के बीच में विधायक हैं जिनका की टिकट सिंधिया जी के दल छोड़ने से उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से भाजपा में मिलेगा, लेकिन मूल रूप से वो कांग्रेस के हैं। अब जो मूल रूप से भाजपा के जो लोग हैं जिनकी वहां पे उम्मीदवारी थी और अब उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि वो कहाँ जाएंगे, या तो वो बगावत करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या किसी कांग्रेस के पास जाएंगे, बीएसपी के पास जाएंगे, सपा, बसपा, आम पार्टी या जीजीपी, जहां उनको अवसर मिलेगा, जहां जीतने की गुंजाइश होगी, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, वहां वो अपना भविष्य आजमाएंगे। क्योंकि उनका जो बेस है वो सिंधिया के क्षेत्र में उनसे विचारधारा के रूप में लड़ाई के कारण ही उनका बेस बना है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो समस्या है, अभी ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही, लेकिन ये समस्या कांग्रेस के साथ भी है। ठीक है, इसका प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक है, कांग्रेस के पास कम है, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो लोग अभी जा रहे हैं वहां जो उनके कार्यकर्ता थे, ये स्थिति उनको भी भविष्य में देखना होगी। तो अब ये जो दल बदल की जो प्रक्रिया जो चालू है,
इस पर देखिए अब लोग विचारधारा को भूल जा रहे हैं, चुनाव घोषणा पत्र को भूल जा रहे हैं, राजनीतिक शुचिता की राजनीति को भूल जा रहे हैं, आप स्वस्थ परंपराओं को भूल जा रहे हैं। अपने जो आपके परिवार के लोगों ने आपके जिस दल की विचारधारा को मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आप उनकी योगदान को भूल जा रहे हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत है। और देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। जब ये कोई राजनीतिक में कार्यकर्ता आता है तो वो सोचता मैं पार्षद बनूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, सांसद बनूं, केंद्रीय मंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं। महत्वाकांक्षाओं का सागर है और हर किसी की महत्वाकांक्षा हर पार्टी पूरी करे, ये भी बहुत बार मुमकिन नहीं हो पाता। बहरहाल देखना होगा कि दीपक जोशी ने जो ये कड़ा फैसला लिया है, अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है और इससे कितना लाभ कांग्रेस को होता है, बीजेपी को कितनी क्षति पहुंचती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी सार्थक बातें रखने के लिए। इसी के साथ लाइव डिबेट बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।